Hello everyone, welcome to BioVista, your one-stop channel for easy and complete biology learning. I am Akshata and today we will study chapter 1 of class 12th biology, that is sexual reproduction in flowering plants. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे pre-fertilization, structure and events of male reproductive part. यहाँ आज हम समझेंगे structure of stamen, structure of microsporangium, microsporogenesis, pollen grain, structure and development of male gametophyte. साथ ही आज हम डिस्कस करेंगे pollen allergy, pollen banks, pollen products and pollen viability को. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. Make sure to note down important terms and stay tuned till the end. Let's begin this chapter with the introduction to sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट जो बाद में डेवलप होता है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. इस प्रोसेस में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो अपने पेरेंट जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते. दे आर जेनेटिकली डिफरेंट और यही वेरिएशन हेल्प करता है एवोल्यूशन और अडेप्टेबिलिटी में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो, इलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. इन एंजियोस्पर्म्स, flowers are the organs specialized for sexual reproduction. Actually, flowers are modified condensed shoots having 4 whorls: sepals, petals, stamens, and carpels. Stamens and carpels respectively represent male and female reproductive organ of flowers. Hence, they are essential whole as they are fertile, while calyx and corolla are non-essential whole as they are sterile. तो याद रखना, stamens represent male reproductive organs and carpels represent female reproductive organs. LS, longitudinal section of a flower. Let's understand the main parts. सबसे पहले फ्लावर के दो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, स्टेमेन मेल पार्ट, पिस्टिल फीमेल पार्ट. स्टेमेन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर, यहाँ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, एंड फिलामेंट एक पतली सी स्टॉक जो एंथर को सपोर्ट करती है. अब बात करते हैं पिस्टिल की यानी फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा, यहाँ पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं. स्टाइल, ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है. ओवरी, यहाँ ओव्यूल्स होते हैं, यही ओव्यूल बाद में सीड बन जाते हैं. इसके अलावा यहाँ पे पेटल और सेपल भी होते हैं. पेटल्स कलरफुल होते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, वाइल सेपल ये फ्लावर बड को प्रोटेक्ट करते हैं बिफोर इट ब्लूम्स. प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, यानी वो सब कुछ जो फ्लावरिंग से पहले होता है. एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जब प्लांट फ्लावर बनाने की तैयारी करता है. ये ट्रांसफॉर्मेशंस फ्लावरिंग के इनिशिएशन से पहले स्टार्ट हो जाती हैं. शूट एपिकल मेरिस्टेम जो पहले नॉर्मल ग्रोथ के लिए काम करता था, अब कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में. रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम ग्रो करता है और एक इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बनाता है जहां पर छोटे छोटे फ्लोरल प्रिमोडिया डेवलप होने लगती हैं. यही फ्लोरल प्रिमोडिया बढ़ते हैं और फ्लोरल बड्स बनाते हैं और आखिर में फुल फ्लैश फ्लावर्स बन जाते हैं. अब फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम विच इज योर मेल पार्ट एंड गाइनोशियम फीमेल पार्ट ग्रेजुअली डेवलप करते हैं और फुली डिफरेंशिएट हो जाते हैं. स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन. सबसे पहले बात करते हैं स्टेमेन की, जो एक टिपिकल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का. इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. फिलामेंट एक पतली सी स्टॉक होती है जो फ्लावर के थैलेमस या पेटल से अटैच होती है. इसका काम एंथर को सपोर्ट देना होता है. एंथर जनरली बायलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब्स होते हैं. हर लोब में 2 थीका होते हैं, यानी कि 2 कंपार्टमेंट होते हैं. सो टोटल 4 कंपार्टमेंट हो गए जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है. इसी वजह से मेच्योर एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं. इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन सैक्स डेवलप होते हैं.
और जब एंथर मैच्योर होता है तो इन्हीं पॉलन सैक से पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। तो याद रखना, एक एंथर में 2 लोब्स होते हैं, हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाते हैं, जिसे हम टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर कहते हैं। अब हम डिटेल में समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम का टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में दिखता है। इसके अंदर होती हैं होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। ये सेल्स सराउंडेड होती हैं एंथर वॉल से, और इन्हीं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जिनकी प्लॉइडी होती है 2n। अब बात करते हैं एंथर वॉल्स के लेयर्स की। टोटल 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होती है, इसका काम प्रोटेक्शन देना होता है। सेकेंड इज एंडोथीसियम, इस लेयर में अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। ये एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करता है, यानी जब एंथर ओपन होता है पॉलन रिलीज करने के लिए। थर्ड इज मिडल लेयर्स, ये 1 to 3 लेयर्स की हो सकती है। ये एफिमेरल होती है, यानी मेच्योर होने पर डीजनरेट हो जाती है। फोर्थ इज टेपिटम, सबसे इंपॉर्टेंट और इनरमोस्ट लेयर है। ये स्पोरोजेनस टिश्यू को सराउंड करती है। टेपिटल सेल्स का डीएनए कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई हो सकते हैं और ये पॉलीपोलॉइड कंडीशन शो करता है। इसका मेन काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फाइनली स्पोरोजेनस टिश्यू, जब एंथर यंग होता है तब माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में यही टिश्यू होता है। यही टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाता है, जिनके थ्रू पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। अब हम समझेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन थ्रू मियोटिक डिवीजन। ये प्रोसेस होती है पॉलन सैक के अंदर। जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, मियोसिस से डिवाइड करता है तो उससे 4 हेप्लॉइड सेल्स बनती हैं। इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट करता है तो ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स में। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, जो फाइनली डिहाइसेंस ऑफ एंथर के टाइम पे रिलीज हो जाते हैं। सो रिमेंबर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फर्स्ट मेजर स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए अब समझते हैं पॉलन ग्रेन जो रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट को। पॉलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल होते हैं। इनका साइज होता है अराउंड 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनकी सेल वॉल को कहते हैं स्पोरोडर्म, जो 2 लेयर से मिलकर बनी होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो बनती है स्पोरोपोलिन से। याद रखिएगा, स्पोरोपोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कलीज भी इसे डिग्रेड नहीं कर सकते। इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स में भी प्रेजर्व मिलते हैं। इस लेयर में जर्म पोर्स होते हैं जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। द germ pore is the area where the pollen tube emerges during germination, and the presence of sporopollenin would prevent this. इंटाइन, इंटाइन इनर लेयर होती है जो सॉफ्ट होती है। ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से, और ये कंटिन्यूस लेयर होती है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसी साइटोप्लाज्म में मेल गेमीट्स डेवलप करते हैं। तो पॉलन ग्रेन एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, पर प्लांट रिप्रोडक्शन में इसका रोल बहुत बड़ा है। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तब ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं और 2 सेल्स बनाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल ये होते हैं बड़े साइज के, जिसमें होता है फूड रिजर्व और एक लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस। इसका काम मेनली नरिशमेंट प्रोवाइड कराना होता है। जनरेटिव सेल्स ये होती हैं छोटे साइज की और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करती हैं।
इनका शेप होता है स्पिंडल शेप और इसमें होता है डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। अब बात करते हैं पॉलिनेशन की, यानी जब पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके गिरते हैं। 60% एंजियोस्पर्म्स में ये 2 सेल स्टेज पर होता है, यानी सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स होते हैं। बाकी 40% केसेस में जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके 2 मेल गेमीज बनाता है, तब पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में होता है। ये मेल गेमीट्स नॉन मोटाइल और एमीबॉइड शेप के होते हैं। ये थोड़े से साइज में अनइक्वल भी होते हैं। जब पॉलन 3 सेल्स का हो, एक वेजिटेटिव और 2 मेल गेमीट्स, तब उसे हम कहते हैं मैच्योर मेल गेमेटोफाइट या फिर 3 सेल्ड पॉलन। पॉलन एलर्जी। सभी प्लांट्स के पॉलन सेफ नहीं होते। कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स लोगों में सिवियर एलर्जीज और ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ये प्रॉब्लम ज्यादातर उन लोगों को होती है जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंसिटिव होता है। कुछ कॉमन एलर्जी कॉजिंग प्लांट्स हैं पार्थेनियम, जिसे कैरेट ग्रास भी कहते हैं, अमेरिंथस, चिनोपोडियम। पॉलन प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं पॉलन के पॉजिटिव यूज की। पॉलन ग्रेन्स एक्चुअली न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, इसलिए इनका यूज फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में किया जा रहा है। कहा जाता है कि पॉलन कंजप्शन से एथलीट्स और रेस हॉर्सेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। आजकल ये एक फैशन ट्रेंड बन गया है। लोग पॉलन टैबलेट्स और सिरप्स यूज करते हैं बॉडी को एनर्जाइज रखने के लिए। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में मार्केट में पॉलन बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होते जा रहे हैं। पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी का मतलब है वो टाइम ड्यूरेशन जब तक पॉलन ग्रेन्स फर्टाइल होते हैं, यानी स्टिग्मा पे लैंड करते ही जर्मिनेट कर सकते हैं। ये टाइम फिक्स नहीं होता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सीरियल जैसे राइस और व्हीट के पॉलन सिर्फ 30 मिनट्स तक वायबल रहते हैं, जबकि लेग्यूमिनोसे, रोजेसी एंड सोलेनेसी फैमिलीज के पॉलन कई महीनों तक वायबल रहते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग या क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। पॉलन बैंक। अब बात करते हैं पॉलन स्टोरेज की। पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में सालों तक प्रिजर्व किया जा सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसका यूज फ्यूचर में प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए होता है, और जहां पे ये प्रिजर्व पॉलन स्टोर किए जाते हैं उन्हें कहते हैं पॉलन बैंक्स। ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक पावरफुल टूल है। तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन ऑन पॉलन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट और फाइनली पॉलन एलर्जी, पॉलन प्रोडक्ट्स, पॉलन वायबिलिटी और पॉलन बैंक्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पॉलन ग्रेन्स ना सिर्फ प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए क्रूशियल हैं, बल्कि रिसर्च और ह्यूमन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर रिवाइज करें, और डाउट्स हो तो पूछना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।